मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूं सरल रेखा का। अभी रुकना था। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब दो बिंदु दिया हुआ हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। दो बिंदु से दूरी निकालना फॉर्मूला है। अगर दो बिंदु मेरा x1 कॉमा y1 और ये P है और दूसरा मेरा Q है x2 कॉमा y2, ठीक, बीच में कॉमा डाल देते हैं। तो PQ का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना दूरी का हुआ। इसके बाद आते हैं, दूसरा फॉर्मूला है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसके त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हुए हो, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो। पहला अगर मान लेते त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए निर्देशांक कुछ इस प्रकार से है, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। अगर ऐसा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर 1/2। मैं दोनों तरीका लिखूंगा आपके, किस फॉर्म वाले, जो आप पहले से जानते हो वो भी और जो आप इस क्लास में सीखे वो भी। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप पहले से जानते थे। नया क्या यहां पे सीख रहे हैं, इसमें नया सीख रहे हैं 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये आपने सीखा। यहीं पे एक नई चीज सीख लेते हैं साथ के साथ इसके, जब बिंदु तीनों आपस में क्या हो, संरेख हो। जब बिंदु संरेख हो तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल जो होगा डेल्टा का मान 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ, थोड़ा सा ऊपर करते काम हो जाएगा मेरा। इसका मतलब हुआ कि यहां पे 0 बराबर होगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के बराबर। ठीक है, ये होगा। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत समझने में ये चीज नहीं। अब संरेख पे ही बात कर लेते हैं। तो संरेख के बाद अपना आता है विभाजन सूत्र। ठीक, 3 विभाजन सूत्र है। पहला विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। इसमें पहला है
जब ये आंतरिक विभाजन हो, विभाजन सूत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, जब ये आंतरिक हो, इंटरनल, और इंटरनल कैसा वो देखिए। अगर ये पूरा ए है और ये बिंदु बी है और इसके बीच में कहीं पे कोई बिंदु सी है और ये जो काटने का काम हो रहा है m/n में हो रहा है, तो ए के निर्देशांक अगर x1 y1 है, बी के निर्देशांक अगर x2 y2 है, तो ये जो m/n में काट रहा है सी बिंदु ए बी रेखा को, तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे m(x2 + n x1) बटे में m+n। ठीक, दूसरा y के लिए m(y2 + n y1) बटे में m+n। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा था? जब आंतरिक था तब। अब दूसरा आते हैं आंतरिक के बाद क्या? बाह्य नहीं, बीच वाला पहले, मध्य वाला भी तो कर लेंगे, उसके बाद हम बाह्य पे चलेंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, अंग्रेजी में मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या होगा? रेखा वही रहेगी, बिंदु भी मेरा वही रहेगा, लेकिन ये जो काटने का जो सी का होगा ये 1:1 में काट देगा, मतलब बराबर भाग में बांटेगा, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, अब देखो ये भी 1 में, ये भी 1 में, तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे, यहीं पे लिख दूं, सी के निर्देशांक कितना? x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। क्लियर है? ये आपका हुआ मध्य बिंदु। आगे बढ़े, अब आते हैं कौन सा? बाह्य वाला। तीसरा है बाह्य, और ये क्या है? एक्सटर्नल। रेखा मेरा कैसे? ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये बढ़ के आ गया कहां? सी पे। है कैसे? ये पूरा यहां से यहां क्या है? एम है, और ये बी से सी क्या है? एन। x1 y1 x2 y2। मैं तो जल्दी में यहां लिखने वाला था, मुझे तो बिंदु सी का निकालना है। सी बिंदु निकालना है तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? सी के निर्देशांक क्या? mx2 - nx1 बटे में m-n, my2 - ny1 बटे में m-n। ये रहा आपका क्या? सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े यहां से। अब देखिए, इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला के बाद अब आते हैं कहां पे? रेखा के ऊपर। रेखा का व्यापक समीकरण, पहले हम व्यापक से ही स्टार्ट करेंगे। रेखा का व्यापक समीकरण क्या है? व्यापक समीकरण बाबू, ax + by + c = 0। यह रेखा का व्यापक समीकरण है। अब रेखा का व्यापक समीकरण है तो रेखा अपने x अक्ष पे और y अक्ष पे कहीं ना कहीं वो काटते हुए जाएगा ही, जैसे भी काटे। अब जब वो x अक्ष के
घड़ी के विपरीत दिशा में कोई कोण बना रहा है और उस कोण को हम देख रहे हैं, तो वो कोण मेरा क्या कहला रहा है? tan थीटा कहला रहा है, और वही उस रेखा का क्या है? ढाल है। क्लियर है ये? तो रेखा का एक्स एक्सिस के प्रति झुकाव को अगर हम tan थीटा से नापते हैं, तो tan थीटा ही उस रेखा का क्या होता है? ढाल होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। तो ढाल क्या है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्लोप, ये होता है m के बराबर। अब m के बराबर है, m क्या है? कोई संख्या। m क्या है? कोई संख्या है। लेकिन जब रेखा का कोण दिया हो, तो कोण दिया हो तो उसका ढाल tan थीटा से निकालेंगे। क्लियर है? जब कोण दिया हुआ हो तो हम tan थीटा से निकालेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो m कहलाएगी। इसीलिए मैंने बराबर दिया। दोनों क्या है? एक ही चीज है। आपको पता होना चाहिए tan थीटा क्या है और m क्या है। अब ये रेखा का है। अब भाई जरूरी नहीं है कि रेखा हम जैसे सोच रहे हैं वैसे ही रेखा इसके ऊपर पड़ा हुआ हो, यह है ना। अगर रेखा x अक्ष और y अक्ष को बराबर काट रही है, बराबर झुका हुआ, समान झुकी हुई है, तो थीटा का मान क्या होगा? जब रेखा x अक्ष और y अक्ष पर समान रूप से झुकी इसका जो निष्कर्ष निकलता है कि कोण अगर 45 और 135 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है रेखा समान रूप से झुकी हुई है x अक्ष पे और y अक्ष पे। ठीक। तो अगर ढाल की बात करें तो ढाल 1 और -1 होगा। किसी को दिक्कत समझने में नहीं। आगे बढ़े। अब इसी में 3 ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोण कितना हो? न्यून कोण हो। पहले न्यून से ना स्टार्ट करेगा। कोण हो तो थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होगा भाई। और मान हमेशा क्या रहेगा? m का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। नहीं होगा धनात्मक? तो आपसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि बताएं कि किसी रेखा का जो ढाल है वो x अक्ष के साथ निम्न कोण बना रहा है या न्यून कोण बना रहा है, तो उसका ढाल का रूप कैसा होगा? धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पॉजिटिव होगा। क्लियर है? जब ये
जब रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, रेखा एक्स अक्ष के समांतर, तो थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। अब थीटा का मान 0 होगा तो ढाल क्या होगा? ढाल भी इसका 0 हो जाएगा। क्लियर? किसी को आपत्ति? ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है, और तीसरे कंडीशन पे हम लोग आ रहे हैं। जब रेखा एक्स अक्ष पर लंबवत हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो ढाल क्या होगा? अनंत हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? किसी को आपत्ति नहीं? ढाल क्लियर हुआ। अब आगे बढ़े ढाल से। ढाल से आगे बढ़ते हैं। जब दो रेखा के बीच का कोण की बात करें तो दो रेखा के बीच का कोण, दो रेखा के बीच का कोण tan थीटा बराबर, क्योंकि यहां से मुझे हर बार मिलेगा तो क्या मिलेगा? ढाल ही मिलेगा। ढाल ही मिलेगा दो रेखा का एक शख्स के प्रति। और दो रेखा के बीच का कोण मतलब क्या हुआ? एक रेखा ऐसे जा रहा है, एक रेखा ऐसे जा रहा है। इस रेखा का कोण अगर θ1 है और इस रेखा का कोण अगर θ2 है तो आपको बताना है ये वाला थीटा। ठीक, तो फॉर्मूला हो जाता है मॉड में m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2 के बराबर। अब इसी में दो कंडीशन आते हैं और वो पहला कंडीशन आपका क्या है? पहला कंडीशन मेरा है जब दोनों रेखा क्या हो? समांतर हो तो ढाल क्या होगा? ढाल होगा m1 बराबर m2। दोनों का ढाल आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को आपत्ति नहीं? अब देखिए दूसरा बिंदु। जब रेखा एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो तो m1 इंटू m2 बराबर -1 के बराबर। ये भी क्या है? आपका ढाल ही है भाई। ठीक है, तो आपने नया एक ऑब्जर्वेशन, दो नए ऑब्जर्वेशन सीखे, और वो था कि जब रेखा आपस में एक दूसरे को काटती हो, कोई कोण से काट रहा हो, निम्न कोण होगा तो m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2 हो गया। जब अब दोनों रेखाएं दूसरे के समांतर हो गया तो ढाल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। जब रेखा एक दूसरे पर लंब हो गया तो ढाल हो गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 के बराबर। अब तीन बिंदु ढाल से ही हम निकालते हैं रेखा का संरेख के बारे में। जब तीन बिंदु आपस में संरेख होंगे तो उनका ढाल किस प्रकार से होगा? जब ए बी और सी संरेख होंगे तो ए बी का ढाल बराबर होगा BC के ढाल के बराबर। अगर आप इसको ऐसे समझे, दूसरे तरीके से समझे तो देखिए क्या होगा? AB प्लस BC का मान AC के बराबर होगा, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? AB प्लस AC का मान AB प्लस
नहीं, ए बी बी सी प्लस और किसको डाले? हाँ, तो रेखा के लिए सोच रहे हैं ना, तो हम तो ठीक लिख सकते हैं। ए बी बराबर बी सी प्लस, सब तो एक ही चीज लिखे। क्लियर है ये? नहीं, ढाल नहीं कर रहे हैं। ए बी का ढाल बी सी के ढाल के बराबर, मैंने ऐसे किया। ई ढाल के लिए एक ही लिखा। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो ए बी का ढाल ए सी के ढाल के बराबर, बी सी का ढाल ए सी के ढाल के बराबर, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही से दिखाया है, तीनों से नहीं दिखाया है। और ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला भी मैं एक ही लिख रहा हूं, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर। इसको नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर हो सकता है, ए बी सी प्लस ए सी ए बी के बराबर। तीन ऑब्जर्वेशन इसमें हो सकते हैं। हमने एक सिंगल लिखा, काम चल जाएगा? या तीनों लिखे? इसका भी तीनों लिखे, इसका भी तीनों लिखे, या काम चल जाएगा? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब रेखा का यहां तक हो गया भाई। अब इसके बाद आते हैं रेखा के रूप। रेखा का रूप निकालने से पहले हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण कैसे निकाले जब ढाल और बिंदु दिया हो तो। जब ढाल और बिंदु से रेखा का समीकरण, क्या हो जाएगा इसका? बिंदु और ढाल से रेखा का समीकरण। बिंदु और ढाल से रेखा एक्चुअली होगा कैसे, वो देख लीजिए। किसी भी तरीके से कर लो। ये मेरा कोण क्या हो गया? थीटा। इस वाले पे मैंने एक बिंदु डाला P, जिसके निर्देशांक है क्या? x1 और y1। ठीक। रेखा का समीकरण जो होगा, रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक। जब आपका रेखा पे एक बिंदु दिया हुआ हो और उसका क्या दिया हो? कोण दिया हुआ, ढाल दिया हुआ हो तब। ठीक। और ढाल निकालने का तरीका आप तो जानते ही हैं, m है, जिसको हम लोग अगर कोण दिया हुआ तो उसको tan थीटा से निकाल देंगे। दूसरा है जब कितने बिंदु हो? जब दो बिंदु हो। अब बिंदु दो हो जाए, बिंदु हो तो मुझे किसकी जरूरत नहीं है? अब मुझे इस ढाल की जरूरत नहीं है, मेरा काम चल जाएगा। अब एक सवाल तो हमने ध्यान देना, आपने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ढाल निकालने के लिए कोण था तो बता दिया, जब कोण में नहीं रहेगा तो निकालेंगे कैसे ढलवा? दो गो बिंदु रहेगा
तब कैसे निकालेंगे, हम पिछले स्लाइड पे चलेंगे। तो दो बिंदु हो तो y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक, ये अपना रहा जब दो बिंदु दिया हुआ है तो रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम पीछे वाले स्लाइड पे जा रहे हैं और हम ढाल पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। यहीं पे भाई कोने में ही कर लेंगे, यहां पे इतने में हो जाएगा। जब दो बिंदु दिया हुआ हो, दो बिंदु से क्या, ढाल, क्या हो जाएगा आपका, m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। यह फॉर्मूला तो हम भूल ही गए थे, लेकिन कितना देर भूल के रहिएगा, अइवे करेगा। क्लियर है ये चीज? चलिए, और तो ढाल 0, 1 और -1 छूट गया, अभी छूटा है, कोई बात नहीं, उसी टाइम फिर से लिख देते हैं, मिटा के जाएगा कहां। ये हो गया जब दो बिंदु दिया हुआ हो तो ढाल और रेखा का समीकरण निकालने का तरीका। अब रेखा के रूप के बारे में बात करते हैं कि रेखा के एक्चुअली कितने रूप हैं। पहला रूप है रेखा का और वो है ढाल अंतःखंड रूप। ढाल अंतःखंड रूप जी बहुत फेमस है भाई। ये कैसे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, जहां m क्या है, ढाल है, और c क्या है, y अंतःखंड। लिखे पड़ेगा, m ढाल है, m बराबर ढाल और c बराबर क्या, y अक्ष का अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड। अब यही अंतःखंड अगर y अक्ष का ना होके x अक्ष का दे दे, तब सर, तब यही ढाल अंतःखंड रूप बदल जाता है। ये आपका किसका है, y अक्ष का अंतःखंड वाला है। लेकिन जैसे ही हम इसको x अक्ष का अंतःखंड लाते हैं तो रेखा का समीकरण हो जाता है y इज इक्वल टू mx माइनस md, जहां m तो ढाल ही है लेकिन d क्या है, x अक्ष का अंतःखंड। m क्या है आपका, ढाल, और d क्या है, x अक्ष का अंतःखंड। ठीक है, नहीं लिखवाए तो क्या दिक्कत है, अभी लिखवाए है ना, तभी देख के नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। यह हुआ ढाल अंतःखंड रूप। दूसरा रूप के बारे में बात करेंगे भाई। दूसरा रूप कौन सा, अंतःखंड रूप। कौन सा, अंतःखंड रूप। इस अंतःखंड रूप से, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, अच्छा, अब इंटरसेप्ट चिल्ला रहे हैं तो जरा अंतःखंड के बारे में भी जान ले। बिना अंतःखंड के तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए अंतःखंड है क्या एक्चुअली। किसी रेखा को, मतलब x अक्ष और y अक्ष को कोई रेखा, ये मूल बिंदु और ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है। अगर ये केंद्र मूल बिंदु से इस जहां पे A बिंदु काट रहा है उस उतने दूर की दूरी अगर मान लिया जाए a,0 है और ये 0,b है, इसका मतलब हुआ OA की जो डिस्टेंस है वो A है और OB का जो डिस्टेंस है वो B है। तो ये जो दूरी है यही आपका कहलाता है अंतःखंड। और ये आपका रहा, ये क्या, x अक्ष का अंतःखंड रहेगा।
एक्स अक्ष का अंतःखंड, ये क्या है आपका वाई अक्ष का अंतःखंड। क्लियर है ये? अब देखिए ये दोनों हो गया। अब अंतःखंड रूप में रेखा का जो समीकरण है वो x बटे में a प्लस y बटे में b इक्वल टू 1 के बराबर। ये रहा आपका अंतःखंड रूप। क्लियर है? दो रूप मैंने क्लियर कर दिया, एक ढाल अंतःखंड रूप और ढाल अंतःखंड रूप में भी दो गो। एक्स अक्ष, जब y अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है तो y इक्वल टू mx प्लस सी, और जब x अक्ष का अंतःखंड दिया हुआ है तो y इक्वल टू mx माइनस md के बराबर। अब जब अंतःखंड रूप खाली अंतःखंड दिया हुआ है रेखा का, तो समीकरण हो जाता है x बटे में a प्लस y बटे में b इक्वल टू 1 के बराबर। तीसरा रूप पे आते हैं और वो क्या है? लंब रूप। ढाल कहां? लंब रूप। लंब रूप में, लंब रूप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। समीकरण इसका क्या होगा? इसका समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p के बराबर, जहां p क्या है? मूल बिंदु से रेखा की दूरी है। p आपका क्या है? मूल बिंदु से रेखा की दूरी। मूल बिंदु से रेखा की दूरी। एग्री? दूसरा अल्फा क्या है? तो सर यह रेखा का एक्स एक्सिस के प्रति जो झुकाव है वही इसका कोण है। एक्स अक्ष के साथ बना कोण, तो कौन वाला? रेखा का नहीं, जो लंब है, लंब का। फिगर बना दे तो बढ़िया सब समझ जाओगे इसको। ये मेरा रेखा ऐसे निकला और ये मेरा मूल बिंदु, और यहां से यहां इसके ऊपर क्या पड़ा? लंब पड़ा। और ये वाला, अगर ये लंब की दूरी p है, दूरी इस रेखा का p है, ये वाला कोण मेरा अल्फा है, तो रेखा का समीकरण हो जाता है x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p के बराबर। क्लियर है ये? किसी को दिक्कत नहीं। अब आता है चौथा, कौन सा? दूरी रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म। ठीक है, दूरी रूप में पहले ये लिखने से पहले हम आपको पहले इसका फोटो बना के समझा देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। अगर ये रेखा का एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा है, इसके ऊपर लिया हुआ एक बिंदु मेरा Q जिसके निर्देशांक x1, y1 है, और इससे कुछ दूरी पर, और वो कुछ दूरी R है, वहां कुछ दूरी पर लिया हुआ बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। अभी मुझे नहीं पता ये P इस Q बिंदु के दाएं तरफ का बात कर रहा है या बाएं तरफ की बात कर रहा है। इट मींस लेफ्ट की बात कर रहा है या राइट की बात कर रहा है, नहीं पता। जब ऐसा नहीं पता है तो भी हम इस बिंदु का समीकरण निकाल सकते हैं, निर्देशांक निकाल सकते हैं, या फिर इस रेखा का भी हम समीकरण निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है x माइनस x1 बटे में cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बटे में साइन थीटा इक्वल टू r। अगर अब मुझे इस बिंदु P पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं तो P पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे?
x कॉमा वाई होगा, तो x का जो वैल्यू होगा x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, और y की जो वैल्यू होगी आपकी y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा के बराबर। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये अचानक से प्लस माइनस कैसे आ गया आर का। अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। जब Q बिंदु से P बिंदु राइट में हो, जब P बिंदु Q के राइट में हो तो R धनात्मक होगा। क्लियर है ये चीज? जब आर न धनात्मक होगा, लेकिन निर्देशांकवा जरूरी है धनात्मक हो, हमको तो निर्देशांक ना चाहिए। दूरी ना हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन जब दूरी से हम निर्देशांक निकाल रहे हैं तो क्या निर्देशांक हर बार धनात्मक ही मिलेगा? मेरे को कभी ऋणात्मक नहीं देखा है। -1,2 -5,4 ये सब क्या है? धनात्मक है। लेकिन कभी दूरी को देखा है -5 दूरी हो जाए, -50 दूरी हो जाए? दूरी हमेशा क्या रहेंगे? धनात्मक रहेंगे। लेकिन निर्देशांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे। इसी वजह से हमें आर की वैल्यू को प्लस माइनस में लिखना पड़ता है। समझ में आई बात? जब P बिंदु Q के लेफ्ट में हो तो R ऋणात्मक होगा। क्लियर है ये चीज? किसी को आपत्ति? यहां तक में किन्हीं को आपत्ति है तो बताइए। नहीं? चलिए, हां बोलिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो वैल्यू, जैसे आर की वैल्यू निकालने की आएगी तो हम इस फॉर्मूला से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से दो चीज निकलता है, एक तो रेखा का समीकरण हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम इस बिंदु दिया हुआ है कि एक बिंदु दिया हुआ है, दूसरा बिंदु यहां पे है, तो बचाओ दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। जब कोण दिया हुआ है तो तब आपको पता चलेगा कि ये ऋणात्मक आया आर की वैल्यू या धनात्मक आया। अब जब आर की वैल्यू हमेशा धनात्मक लेंगे क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि वो हमेशा अपने तरफ से कभी माना है तो आपने लेट किया है तो कभी ऋणात्मक मान माना है नहीं, हमेशा धनात्मक मान माना। लेकिन जब हम निर्देशांक निकालने की बारी आएगी तो निर्देशांक के लिए आर को प्लस माइनस में नहीं रखेंगे, तो तुम जो निकाल के लाओगे धनात्मक वैल्यू आ गया तो तू इधर लाया। तो कोई बच्चा तुमसे पूछ सकता है ना भाई कि आप मेरे को ये बताओ सर जी कि इधर खाली बिंदुआ ले सकते हैं, क्या कंडीशन है कि खाली उधरे होगा, इन्हें काहे नहीं हो सकता है? तुम्हारे पास कोई जवाब है? तुम ही मेरे से पूछे थे कि सर हम पी को इन्हें रखना चाहते हैं, उधर नहीं लेके जाना चाहते, हम क्या जवाब देते? कोई जवाब है मेरे पास कि काहे नहीं रख सकते? जवाब तो यही ना कि भाई बिंदु है रेखा के ऊपर, तुम्हारा मर्जी, उन्हें रखना है उन्हें रख लो, इन्हें रखना है इन्हें रख लो। लेकिन जब तुम इधर रखोगे, इधर की बिंदु लोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या है? ऋणात्मक हो जाएगा। कोई ना कोई एक जो उसके एक्स एक्स की हो या वाई एक्स की वैल्यू ऋणात्मक ही होगी। बात समझ में आई? यहां तक आपका था, इस जहां तक का टेस्ट होने वाला है वहां तक का रिवीजन, जहां तक का टेस्ट होने वाला है वहां तक का ये रिवीजन है। अब देखिए कल जो मैंने कराया है उसको भी जरा मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, ठीक है? नहीं उससे भी है लेकिन उसको भी करवा ही देते, मुझे ध्यान नहीं कि उससे है कि नहीं है, लेकिन है, हाँ है, उससे है। रेखा मेरा ax प्लस by प्लस c है। इससे मुझे तीन चीजें निकालने के लिए सीखनी है। पहला चीज कि रेखा को देख के हम ढाल निकालने, मतलब हमने क्या सीखा वो कि व्यापक समीकरण से ढाल अंतःखंड रूप निकालना रेखा का। दूसरा सीखा
व्यापक समीकरण से अंतःखंड रूप में उसको लिखना, और तीसरा सीखा हमने उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना, मतलब लंब रूप में उसको लिखना। पहला का बात करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? व्यापक से ढाल अंतःखंड रूप में, ढाल अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण निकालना। यही ना बाबू? अब अगर हम ढाल की बात करें, इस रेखा से, जनरल इक्वेशन से ढाल निकाले तो m का मान क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी हो जाएगा, और y अक्ष का अंतःखंड जो होगा आपका वो क्या? माइनस सी बाई बी हो जाएगा। ये पहला तरीका था भाई। दूसरे पे आते हैं, इसी में ये पहला था। दूसरा क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को कितना लिखना? एक्स बटे में ए, एक्स बटे में ए प्लस वाई बटे में बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। ये था। ये आपका क्या है? व्यापक से कौन सा रूप है? अंतःखंड रूप है। व्यापक से अंतःखंड रूप। अब देखो, व्यापक से अंतःखंड रूप में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो अगर हम एक्स का अंतःखंड जानना चाहें इससे, तो एक्स अक्ष का अंतःखंड क्या हो जाएगा? अक्ष का अंतःखंड आपका हो जाएगा माइनस सी बाई ए, और y अक्ष का अंतःखंड आपका हो जाएगा माइनस बी बाई माइनस सी बाई बी, माइनस सी बाई बी। ये हुआ आपका दूसरा। तीसरा आते हैं, लगे हाथ उसको भी कर ही लेते हैं। क्या था? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज को किस फॉर्म में चेंज करना? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के रूप में। अगर ऐसा करना है तो इससे अगर इस रूप में लिखना है तो था ए बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे में एक्स तो रहेगा ही रहेगा, एक्स को कहां छोड़ के जाएंगे? बी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इधर कर ले सी बटे में, अच्छा तो सब में माइनस लगा दें, माइनस सी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां कॉस अल्फा की वैल्यू माइनस ए बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फा की वैल्यू माइनस बी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। ये आपका हुआ पूरा का पूरा निचोड़ जो हम लोग अभी तक सीखे हैं। किसी को आपत्ति है किसी स्लाइड में, कहीं पे कोई दिक्कत आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या? हाँ, तो इधर से उधर ना चला गया सी, इसीलिए ना माइनस किए, वरना सब इधर रहता तो सबको प्लस में नहीं रखते। मुझे अभी नहीं पता कि जब यहां से देखो माइनस कॉमन ले लोगी तो सब प्लस में हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको सब में माइनस लगा के लिखा है। ठीक है, कि अभी मुझे नहीं पता सी की वैल्यू प्लस में है या माइनस में। मान लेता है यहां पे माइनस में रहता, उठा के उधर लेके जाते प्लस में हो जाता। अगर प्लस में तब ना माइनस हुआ। बात क्लियर है? किसी को आपत्ति? अभिषेक बोलो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।